नाज़रीन, घमसान की लड़ाई अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। गजा के अंदर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये दूसरे फेज की सबसे बड़ी बैटल का आगाज हो गया है, जिसमें रेजिस्टेंस ने वो हमले कर दिए हैं कि इजराइल वाकईतन इस वक्त लरस गया है। इजराइल के फौजी, उनके ऑफिसर्स, उनके कमांडर्स, रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसकी कोई इमेजिन नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी कैजुअलिटीज की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे पहले वाकयात हुए और एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन हुई जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, लेकिन अभी जो वाकया हो गया है इसमें उससे बड़ी कैजुअलिटीज हो गई हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नॉर्थ के अंदर, सेंटर के अंदर, साथ ही साउथ के अंदर, तीनों जगहों के ऊपर जो है वो इजरायली फौज की कैजुअलिटीज हुई हैं। तीनों जगहों के ऊपर एक साथ रेजिस्टेंस जब इजरायली फौज के ऊपर हमलावर हो गई है और तीनों जगहों के ऊपर इजरायली फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। हालांकि ये तो इजराइल की कैपेबिलिटी है कि वो तीनों जगहों के ऊपर एक साथ बमबारी करता है, लेकिन अभी तो कुछ और ही वहां पर देखा जा रहा है और ये मिलिटरीली किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये तो समझ ले कि कोई ताकत का तवाज़ुन बनता नहीं है। ये कोई समझ में आने वाली बात है नहीं कि इधर इजराइल है बैक्ड बाय सुपर पावर और आगे एक छोटी सी तंजीम है जिसकी सप्लाई बंद है, जिसके रिसोर्सेज जो है वो पता नहीं कितने बचे हैं, कितने नहीं, गोलियां कहां से आ रही हैं, असलहा कहां से आ रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं। और लड़ना एक और चीज होती है, बाकायदा आकर कैजुअलिटीज कर रहे हैं। ये देखें, सबसे बड़ी फैसला कुन चीज गजा के अंदर क्या होगी, ये सबसे फैसला कुन चीज होगी कि इजरायली फौज की अभी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। ये इजराइल को घुटनों के ऊपर लेकर आएंगी। अब सोचिए, अगर इजरायली फौज की वहां पर कैजुअलिटीज नहीं हो रही तो इकोनॉमिक लॉस तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन लॉस है इसको वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है। और इसके साथ फिर ये बात स्टैब्लिश होना कि रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है और जिस कैपेबिलिटीज का वो मुजाहरा कर रही है वो बार बार ये बता रही है कि हम तो बहुत लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? और जरा फलस्तीनी स्नाइपर्स पता नहीं वो कहां से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, कैसे वो पहले मतलब इस चीज की पूरी तैयारी करते रहे और अब वो ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं कि जैसे दुनिया की मोस्ट मॉडर्न राइफल्स उनके पास हैं, दुनिया के मोस्ट आप कह लें कि ट्रेंड स्नाइपर्स वो हैं। अनबिलीवेबल ऑपरेशन कर रहे हैं। 4 इजरायली ऑफिसर्स मार दिए हैं फलस्तीनी स्नाइपर्स ने। जहां पर एक बिल्डिंग का कोई निशान नजर नहीं आता, वो पता नहीं कहां से बैठते हैं, कैसे निशाना लेते हैं। 4 इजरायली ऑफिसर जो है वो फलस्तीनी स्नाइपर्स ने मार दिए। अब वहां पर लड़ाई इस तरह से हो रही है कि एक एक बंदा लड़ रहा है। पहले शुरू में 7 अक्टूबर के बाद क्या था कि फलस्तीनी फाइटर जो है वो ग्रुप्स की सूरत में निकलते थे, 5, 7, 10 इस तरह ग्रुप्स के अंदर होकर जो है वो हमले करते थे। फिर वक्त के साथ साथ जो है वो अभी जब सीज फायर हुआ तो उससे पहले ये लड़ाई चल रही थी कि 3-3 का एक यूनिट निकलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक एक फाइटर जो है वो इस वक्त जाकर ऑपरेशन कर रहा है और उसमें स्नाइपर्स का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो गया है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इजराइल लिटरली इस वक्त हिल के रह गया है और दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये गजा के अंदर हो क्या रहा है और 57 इस्लामी मुल्कों की आर्मीज भी देख रही हैं कि हम जिसको नाकाबिले तस्खीर आर्मी यानी इजरायली आर्मी, इसको हम एडवांस और नाकाबिले तस्खीर समझ रहे थे, ये रेजिस्टेंस इनके साथ क्या कर रही है। तो इन जो इस्लामी दुनिया की आर्मीज और गवर्नमेंट से उनके पर प्रेशर बढ़ रहा है कि आप इतने दुबक के बैठे हुए हैं, आप इतने डर के बैठे हुए हैं कि आप एक सीज फायर तक नहीं करवा सकते। ठीक है ना, आप कोई दबाव नहीं डाल सकते और वो देखिए जाने भी दे रहे हैं और इजराइल के साथ लड़ भी रहे हैं। अच्छा, इसके साथ बहुत हिस्टोरिक खबर इस वक्त सामने आ रही है और गेम चेंजर खबर सामने आ रही है। सब कुछ बदल रहा है नज़ीर, सब कुछ बदल रहा है। मिडिल ईस्ट बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और इजराइल के लिए यहां पर अब कोई जगह नहीं है। इसकी बदमाशियों के साथ, इसकी डोमिनेंस के साथ इस जगह इधर तो कोई जगह नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी अगर ये और प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो अलग बात है। ये जाएं किसी प्लेनेट को तस्खीर करें, वहां पर अपनी डोमिनेशन करें, वहां पर कहें कि हम ही डोमिनेट करेंगे। तो अब इनके लिए इस प्लेनेट पर इनकी इस पॉलिसी, जाहिरियत और जुल्म के साथ कोई जगह नहीं है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है, ईरान और रशिया की डील तय पा गई है। रशिया ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इस वक्त इजराइल धमाका करके, हमला करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना चाहता है और डील क्या सामने आ रही है कि रशिया ईरान का मुआहदा तय पा गया है। अब ये 24 घंटों में तो तय नहीं पाया भाई, बैकग्राउंड में कोई बात चल रही होगी तो तय पाया ना, तय पा गया है। और गैस के एग्रीमेंट्स और एनर्जी और लैंड रूट वो तो हमने आपके सामने रख दिया। अब नई डेवलपमेंट ये है कि खुद रशिया आकर ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। तो दुनिया में किसकी जरूरत है कि वो ईरान के अंदर जाकर अटैक करेगा, जहां पर रशिया बैठकर जो पावर प्लांट्स लगा रहा है, जहां पर रशियंस बैठे हुए ऑयल फील्ड्स के ऊपर, जहां पर रशियंस बैठे हुए जनाब गैस
के सारे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। इस प्लान के ऊपर किसकी जरूरत है कि वहां पर जाकर जो है अटैक करेगा। ऑलरेडी ईरान ने अभी तक सर्वाइव किया तो अपनी ताकत की वजह से सर्वाइव किया है, लेकिन अब रशिया भी जो है वो आकर खड़ा हो गया है और चाइना खड़ा हो गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बिल्कुल एक नया ग्लोबल ऑर्डर है और ये जो गैस का एग्रीमेंट हुआ है इसकी बहुत अहमियत है। ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे होगा क्या कि रशिया और ईरान को जो गैस सप्लाई है, क्योंकि दुनिया में सबसे ये दो बहुत बड़े मुल्क हैं, इनका मेजर शेयर है गैस के अंदर, तो जो गैस सप्लाई है उसको कंट्रोल करने में इनके पास एक बड़ी पावर आ जाएगी इनके इस एग्रीमेंट के बाद। तो देखें जो ग्लोबल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, आप इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, आप सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, आप एनर्जी, सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनर्जी, आप एनर्जी सप्लायर्स को मैनेज करते हैं और उसको आप पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। जो अमेरिका यहां पर मिडिल ईस्ट में आया बैठा है, ये किस लिए आया था, ये एनर्जी सप्लायर्स को डोमिनेट करने के लिए और उसको आप कह लें कि पूरी तरह से अपने अंदाज में चलाने के लिए यहां पर आया था। ठीक है ना, एनर्जी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल जरूरी है, तो गैस, ठीक है ना, उसके ऊपर रशिया और ईरान की डोमिनेशन जब होने जा रही है, यानी ब्रिक्स की। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी की है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त कशीदगी जारी है, जिसमें अभी LOC के ऊपर जो है एक्सचेंज ऑफ फायर्स भी हुआ है और एक जंग का खतरा यहां पर भी मंडलाने लग गया है। तो ईरान ने ऑफर किया है, ये भी पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान और जो है वो इंडिया के मसले के दरमियान ईरान कह रहा है कि हम मौजूद हैं और हम आपके सालसी करवाते हैं, जो भी आपका मसला है इसको हल करवाने के लिए हम तैयार हैं। तो जनूबी एशिया में ये जो मामला खराब हो रहा है इसके ऊपर ईरान दरमियान में आ चुका है। और यमन जो है उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन जो है वो अमेरिका के गिरा दिए हैं और कोई अस्करी कामयाबी जो है वो नहीं हो रही है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, गजा से जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और वो हैरान कुन होती हैं, क्योंकि ये मिलिट्री मिरेकल के अलावा इसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप ताकत के उसूलों के ऊपर चीज़ों को बयान करते हैं। ठीक है, अच्छा इनके पास बड़ा मिसाइल था, उनके पास छोटा मिसाइल था, इतना एक डिफरेंस तो होता है, लेकिन एक वो फौज है जिसके पास एक टैंक भी नहीं है, एक जंगी हथियार भी नहीं है, और एक वो है जिसके पास दुनिया के सबसे जदीद टैंक है, दुनिया की सबसे जदीद बंदूकें हैं, दुनिया की सबसे जदीद वॉरशिप्स हैं, दुनिया के सबसे जदीद जंगी हथियार हैं। तो आप यहां पर किसी ताकत के उसूल पर तो चीज को नहीं बयान करेंगे, आप इसको मिरेकल ही कहेंगे ना। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 18 मार्च से बाकायदा इस जारियत का आगाज हुआ। 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को रेजिस्टेंस ने एक बहुत बड़ा हमला किया, बहुत सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, और अभी इस वक्त कुछ ही देर पहले 24 अप्रैल से भी बड़ी कैजुअलिटीज जो है वो हो गई हैं। और उसमें सिर्फ नॉर्थ के अंदर वाकया हुआ था, नॉर्थ में हमला किया गया, इसमें नॉर्थ में भी अटैक हुआ है, इसमें सेंटर के अंदर भी अटैक हुआ है, इसमें साउथ के अंदर भी अटैक हुआ है। तीनों जगहों के ऊपर जो कैजुअलिटीज हैं वो बताई जा रही हैं। और जिस लंबी गोरिल्ला जंग की हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोस के अंदर, हमने रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास जो है वो लंबी गोरिल्ला जंग की तैयारी कर रही है और उसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे फाइटर्स तैयार बैठे हुए हैं और स्नाइपर जो है वो ग्रेट कैपेबिलिटीज के साथ प्रिपेयर हैं और बहुत सारे ऑपरेशन वो सर अंजाम देंगे। तो वही चीज इस वक्त बाकायदा हमें सही मानों के अंदर नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो फलस्तीनी स्नाइपर्स हैं, 4 इजरायली ऑफिसर्स उन्होंने मार दिए हैं, फलस्तीनी स्नाइपर्स ने। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, और वो ये है, पिछले वीक में हमने कुछ खबरें आपके सामने रखी कि इजराइल तैयारी कर रहा है एक डिसाइसिव फेज की। अब ये सो कॉल्ड डिसाइसिव फेज है, यानी इजराइल ने जो ऑलरेडी ताकत इस्तेमाल की वो भी डिसाइसिव थी, लेकिन अब वो इस डिसाइसिव ताकत का एक और अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उसके मुताबिक जो है वो 50-70 हज़ार जितनी भी फौज है, बड़ी तादाद के अंदर फौज दाखिल की जाएगी, गजा को ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, ये डिसाइसिव फेज था उनका। अच्छा, अब क्या ये फेज शुरू हो गया है? क्या इन्होंने फौज दाखिल की है खुफिया अंदाज के अंदर? वो बाद में सारी बातें पता चलता है, समटाइम ये अनाउंस कर देते हैं, समटाइम अनाउंस नहीं करते, खुफिया अंदाज में बस दाखिल कर देते हैं। वहां पर कौन सा ऐसे ऊपर सर्विलेंस हो रही है कि बताया जाए कि अच्छा फौज दाखिल हो गई है। तो क्या इन्होंने खुफिया तौर पर बड़ी तादाद के अंदर फौज दाखिल की है? उस फौज ने आगे एडवांस करने की कोशिश की है, उसके नतीजे में आगे रेजिस्टेंस मौजूद थी और इनकी एडवांसमेंट को रोकने के लिए उन्होंने कन्फ्रंट किया है और यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। यानी नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में, तीनों जगह पर इजरायली फौज आगे बढ़ी है, आगे से रेजिस्टेंस ने हमला किया है, जवाब दिया है, इसमें कैजुअलिटीज हुई है। क्या यह मामला है, या क्या ऐसा हुआ है कि जहां पर इजरायली फौज पहले मौजूद थी वहीं पर मौजूद है और रेजिस्टेंस अपनी पोजीशन से निकलकर इनके ऊपर हमलावर हुई है? इजरायली फौज तो मौजूद है ना गजा में, सीज फायर के दरमियान भी मौजूद थी, तो क्या रेजिस्टेंस अपनी पोजीशन से निकलकर इनकी पोजीशंस के अंदर पेनिट्रेट की है और वहां पर जाकर हमला किया? दोनों सूरतों में हुई तो कैजुअलिटीज है,
लेकिन इंपैक्ट दोनों का मुख्तलिफ है और बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ इंपैक्ट है। अगर आप देखिए, अगर रेजिस्टेंस आकर पेनिट्रेट किया है तो ये कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि इसका मतलब ये जहां जहां भी बैठे हुए हैं, अगर अब रेजिस्टेंस ने तहिया कर लिया है और रेजिस्टेंस ने डिटरमिन कर लिया है कि अब उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन सर अंजाम देने हैं, तो इसका मतलब ये जहां भी बैठे होंगे रेजिस्टेंस वहां पर घुस सकती है और घुसकर इनको मार सकती है। इनका कोई भी एरिया सिक्योर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इन्होंने एडवांस किया है और उसके नतीजे में रेजिस्टेंस ने हमला किया, जवाब दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये एडवांस कर ही नहीं सकते। जो ही ये एडवांस करने की तरफ जाएंगे, इनकी कैजुअलिटीज होंगी। तो एक एक फौजी की जो कैजुअलिटी है वो बॉम्ब शेल की तरह है इसराइल के ऊपर। एक एक जो जनाजा वहां पर उठेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसका इंपैक्ट कितना होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो मुजाहरे हुए हैं 18 मार्च के बाद, उसमें कैजुअलिटीज नहीं हो रही थी। हालांकि इसराइल बमबारी कर रहा था और उसकी बमबारी के बावजूद वहां पर मुजाहरे हो रहे थे कि कैदी मारे जाएंगे। अब वो कैदी तो छोड़े, अब उनके फौजी डायरेक्टली मरना शुरू हो गए। अब मुजाहरों की जो शिद्दत है वो क्या होगी? इससे पहले इसराइल सिर्फ बमबारी कर रहा था। तो दोनों सूरतों के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है और बहुत बड़ी इस वक्त सलाहियतों का रेजिस्टेंस ने मुजाहरा किया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर सिर्फ चंद दिन, सिर्फ फ्यू डेज, अगर इसी इंटेंसिटी के साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसराइल की कैजुअलिटी शुरू हो गई, तो नेतन्याहू के इस तख्ते को लुटने में ज्यादा देर नहीं, सिर्फ चंद दिन लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर यही शिद्दत रही, रोजाना यही कैजुअलिटी इस लेवल के होना शुरू हो गई, बस इतनी सी बात है। क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा धक्का लग चुका है, एक आखिरी धक्का चाहिए और वो कोई भी साबित हो सकता है और वो ये कैजुअलिटी साबित हो सकती है। अब जरा हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं कि कितनी बड़ी बैटल की रिपोर्ट आ रही है। ये वो लोग हैं जो महकूम हैं, जो तबाह हाल हैं, जो मुफलिस हाल हैं, जिनको अपने ने छोड़ दिया है, जिनके लिए कोई इस्लामी दुनिया की आर्मी हरकत में नहीं आई, जिसमें प्रॉपर डिप्लोमेटिक क्या ताकत इस्तेमाल की गई, कुछ कह नहीं सकते। ये वो महकूम लोग हैं और इसराइल जिससे सारी दुनिया दुबक कर बैठी हुई है और आप मिडिल ईस्ट में देख लें, सारी चीजें आपके सामने हैं, उससे लड़ा जा रहा है। 6 Israeli soldiers injured, one of them seriously in a security incident in the Gaza Strip. Evacuation of 4 injured soldiers and officers from the Gaza Strip, 3 of them in critical conditions. One of the wounded soldier was injured in the Shujaya neighborhood in Gaza City. शुजाया ब्रिगेड के बारे में आपने सारी, यहां पर गुलानी ब्रिगेड को भेजा गया था शुजाया नेबरहुड में, और शुजाया ब्रिगेड ने बहुत मुकाबला किया है और सबसे ज्यादा तारीख में गुलानी ब्रिगेड अगर मारी गई है तो ये शुजाया के अंदर जो है वो मारी गई है। तो शुजाया में अभी तक इसराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं। पता नहीं कितनी बार फ्रेश दस्ते इन्होंने यहां पर भेजे हैं, फिर भी हमास को यहां से खत्म नहीं कर सके। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आर इवैक्यूएटिंग वुंडेड सोल्जर्स इंजर्ड इन अ सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द गाजा स्ट्रिप। मिलिट्री हेलीकॉप्टर कैरिंग इंजर्ड सोल्जर्स लैंड्स एट हॉस्पिटल इन तल अवीव। गजा से निकालकर कहां, तल अवीव के अंदर हेलीकॉप्टर्स लैंड हो रहे हैं, तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द गाजा एनवेलप रिजल्टिंग फ्रॉम आर्मी ऑपरेशंस। वहां पर बड़े धमाके जब सुने जा रहे हैं। द साउंड ऑफ मैस एक्सप्लोजन्स heard in the Gaza envelope resulting from army operations in the sector. Al-Qassam announced the sniping of 4 Israeli army officers and soldiers east of Beit Hanan, यानी कि उसके अंदर शुमाली गजा के अंदर, और ये 7 के करीब जनूबी गजा में हुए हैं और शुजाया के अंदर हुए हैं, और इसके अलावा ये सारे ऑफिसर जो हैं ये उधर नॉर्थ के अंदर हुए हैं। ये कलेक्टिवली को 15 से 20 नंबर तादाद में बन रहे हैं। आवर फाइटर्स आर स्टिल इंगेजिंग। अबू बैदा की 2-3 स्टेटमेंट जारी हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और अगला वो बता रहे हैं कि हम किस तरह से तैयार हैं। भाई जंग आगे चलनी है ना, तो रेजिस्टेंस बता रही है कि हम किस तरह से तैयार हैं, और वो इसराइलियों को भी मैसेज दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट को भी मैसेज दे रहे हैं और वेस्ट को भी मैसेज दे रहे हैं कि सीज फायर ही बेहतरीन ऑप्शन है। आवर फाइटर्स आर स्टिल इंगेजिंग इन हीरोइक बैटल्स एग्जीक्यूटिंग प्रिसाइज एम्बुशेस। बड़े प्रिसाइज लेवल के ऊपर कहीं कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दी, कहीं पर कोई दूसरा, बड़े प्रिसाइज लेवल के ऊपर जाकर वो घात लगा रहे हैं। एंड लाइंग इन वेट फॉर एनिमी फोर्सेस टू डील देम अ डिसाइसिव ब्लो। देखें, जान हथेली पर रखकर वो चलते हैं, जो ऑपरेशन करने के लिए जाता है कोई पता नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आवर फाइटर्स इन कम्बैट यूनिट्स एंड डिफेंसिव एम्बुशेस आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिफेंसिव के अंदर भी तैयार हैं, यानी इजरायली फौज जहां पर एडवांस करेगी, डिफेंसिव तैयारी भी हो चुकी है कि एडवांसमेंट को कैसे रोकना है, और कम्बैट पोजीशन के अंदर भी हैं, कम्बैट यूनिट्स भी हैं और एम्बुशेस तैयार हैं। एंड हैव प्लेज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू रिमेन स्टेडफास्ट अंटिल विक्ट्री और मार्टायरडोम। 2 ही ऑप्शन है हमारे सामने, या फतह है या शहादत है, इसके अलावा दूसरी कोई, शहादत भी फतह है, और वो मिलिटरीली हम या तो विक्टोरियस होकर निकलेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है कि सरेंडर कर जाएंगे या ये कर देंगे।
तीसरा ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। तो ये सोचना चाहिए मिडिल ईस्ट को भी, बाकी सबको भी सोचना चाहिए कि इस तरह से मामला इनका चलने वाला नहीं है। शुरू में देखिए ये मिडिल ईस्ट के मालिक ने भी इजराइल को सपोर्ट किया कि ठीक है हमास को खत्म करो, हम आपस में बैठ कर जो तय करेंगे। मिडिल ईस्ट के मालिक में फ़लस्तीनी रियासत में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब मुश्किल में फंस गए। हमास भी खत्म नहीं हुई और फ़लस्तीनी कॉज से भी अब ये जान नहीं छुड़ा सकते। द हीरोइक ऑफ द आवर फाइटर्स इन द फील्ड फ्रॉम बेते हनान टू राफा आर अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड अ मिलिट्री मिरेकल सर्विंग फुल प्रूफ टू ऑल यूथ ऑफ द नेशन एंड इट्स फोर्सेस। वो कह रहे हैं नॉर्थ से लेकर रफा तक हमारी कुर्बानियां और हमारी जो बहादुरी है इसके आप देख लें मुजाहरे। आवर फाइटर्स आर इंगेजिंग इन बैटल्स एंड लाइंग इन वेट फॉर द एनिमी टू डील हिम डेडली ब्लो एट द प्लेस टाइम एंड मैनर दे चूज। हम जाकर हमले कर रहे हैं, किस टाइम पर, किस प्लेस पर, किस अंदाज में हमला होना है ये हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये चीज है। और देखें जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है ये बहुत मैटर करता है। अगर ये इस्टेब्लिश कर रही है मजीद रेजिस्टेंस इन कैजुअलिटीज से कि रेजिस्टेंस अभी तक मौजूद है, लंबी जंग लड़ सकती है, तो इजरायलियों के अंदर मजीद अंदाजा होगा कि भाई इस जंग का हमें कोई फायदा नहीं है। और वेस्ट की जो गवर्नमेंट्स जिन्होंने मजीद ग्रीन लाइट दी नेतन्याहू को कि ठीक है जाओ कुछ और जब वो यहाँ पर धमाके वगैरह कर लो, जो जुल्म करना है कर लो, उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो ये बहुत मैटर करता है कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। तो इसराइल की इससे हार जो बहुत वाज़े हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैजुअलिटी सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो साबित होने जा रही है। और आप जरा अंदाजा करें कि ये कौन से लोग लड़ रहे हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है दिल दहला देने वाली है, 52 फ़लस्तीनी बच्चे भूख से शहीद हो चुके हैं। ये अभी रिपोर्ट जारी हुई है। और इसको आप बयान करेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आप जरा सोचिए कि उन वालिदैन की क्या हालत होगी जिनके सामने उनके बच्चे गोली से नहीं, बमबारी से नहीं, भूख से तड़प तड़प कर रोजाना एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा तड़प तड़प कर शहीद हो चुके हैं। तकलीफ तो एक एक चीज की होती है, लेकिन जान लेने के भी तो बड़ी तकलीफ होते हैं ना, बड़े तकलीफदा अंदाज होते हैं। ठीक है, एक वो है कि आप फौरी आपको मौत आ जाए, एक वो है आप तड़प तड़प कर ठीक है जान से जाते हैं। तो भूख, आप एक एक मिनट आपका किस अजियत में, अजाब में गुजरता है। तो जनाब ये 50 फ़लस्तीनी बच्चे, इसका मतलब कि उनके वालिदैन के पास एक नवाला भी नहीं था जो इनको खिला सके। और वालिदैन के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को इस हालत के अंदर देख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा अलमिया है। मुझे बताइए कि इससे दुनिया कैसे छुटकारा पाएगी, इसका बोझ कैसे उठाएगी। और ये इजराइल, ये कौम समझती है कि ये इतना कुछ करके, और जहां पर अब्राहम अकॉर्ड हो जाएगा और अरब और इजरायली हंसी खुशी यहां पर रहेंगे, बस ये फ़लस्तीनी दहशतगर्द हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर मिडिल ईस्ट में अमन होगा और यहां पर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गल्फ कोर्सेज बनेंगे। और ये कौन से लोग हैं भाई, ये कहां से आए हैं और ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं? यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया ना कि फिर ये किसी और प्लैनेट पर जाएंगे, इस जगह पर इधर इनको कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये अपने लिए ज़मीन इन्होंने तंग की है, ताकत इनको मिली, इक़्तिदार मिला, ऊपर वाली ज़ात ने दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि ये ताकत को इस तरह से औरतों और बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते। तो इसका हिसाब भी वही लेगा, हर सूरत के अंदर लेगा। और ईरान की अगर हम बात करें तो एक तो ईरान ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एस्केलेशन हुई है इसको ज़रा कूल डाउन करने के लिए तैयार हैं, जो भी मामलात हैं उनको हम ज़रा हल करने के लिए तैयार हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान इस तरह से रोल जो है वो ऑफर कर रहा है, क्योंकि ईरान को भी ये सूट नहीं करता, चाइना को भी सूट नहीं करता यहाँ पर कशीदगी हो, इंडिया और पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता। तो होप्स हो कि इधर जो है वो मामलात बेहतर हो जाए। अभी एस्केलेशन ऑफ फायर भी हुआ है LOC के ऊपर, और काफ़ी कशीदगी तो है और ख़तरात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, रीजन के इंटरेस्ट में भी नहीं है। जनूबी एशिया में अगर ये जंग फैलती है और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और दोनों मुल्कों को ये समझना होगा कि कोई किसी को सबड्यू नहीं कर सकता है कि एक दूसरे के ऊपर गालिब आ जाएगी, ये होने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर अंदाज में जो मसले मसाइल हैं टेबल पर बैठकर हल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात यह है कि 17 जनवरी को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई थी रशिया और ईरान की। उसी दिन हमने आपको बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये प्रोफाउंड लेवल के ऊपर तमाम चीज़ों को बदल के रख देगा। बुनियादें बदल गई हैं सारी, ऊपर इमारत बदल जाएगी। अच्छा, वो पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, वो कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप थी। उसमें एक एक चीज़, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एजुकेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, टूरिज्म, ईच एंड एवरीथिंग वो उसके अंदर शामिल थी इसके कॉपरेशन के लिए, उसमें स्पेस। तो अभी उसी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उसके समरात अब नजर आना वाज़ेह तौर पर। और रशिया और ईरान बहुत बड़े हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में रखा गैस का मुआहिदा, उसके ऊपर बात चल रही है, लैंड कॉरिडोर,
$4 बिलियन का वो ऑयल फील्ड्स के हवाले से एग्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद इजराइल जो है वो करेगा क्या, और ये जो कह रहा है कि डोमिनेशन और फलां और ईरान पर हमला, और मतलब ये अब देखें जनाब, खबर यह है कि ईरान के अंदर जब रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। ऑयल मिनिस्टर अनाउंस दैट अ न्यू एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान विद फंडिंग सिक्योर्ड थ्रू अ क्रेडिट लाइन प्रोवाइडेड बाय मॉस्को। बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है कि जो एग्रीमेंट है वो हम तय पा चुका है, यह नहीं कि बात शुरू होने जा रही है, यह नहीं कि मुतवक्के है, एग्रीमेंट तय पा गया है और रशिया ने एग्रीमेंट किया है, वो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। अच्छा, मतलब कितना बेवकूफ है रशिया के, ईरान तो तबाह होने जा रहा है, इजराइल तो अभी हमला करने जा रहा है, तो बड़े बेवकूफ हैं भाई। इधर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बना रहे हैं, और इजराइल तो कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे सारा कुछ। तो खेल खत्म है, मैं आपको बताऊं खेल खत्म है। सिर्फ ये चूंकि ज़ेलेंस्की चूंकि लाडला नहीं था, ये बहुत ज्यादा लाडले हैं और इनकी लॉबिंग भी उधर बहुत ज्यादा मजबूत है। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हेनरी किसिंजर ने जो कहा था ना इसी तरह के जो है वो दुश्मन होना बड़ा डेंजरस है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना फाटल है, वो उससे भी ज्यादा तबाहकुन है। दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना उससे भी बड़ा खतरनाक है। तो एक एक दोस्त को कैसे डंप करता है अमेरिका जब मफादात खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये देखा जाएगा। एंड ईरान एंड रशिया हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसपोर्ट 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस। नया एग्रीमेंट गैस के हवाले से। अब ये सारी गैस की जो सप्लाई है ये रशिया और ईरान के हाथ में आ गई है, और ये दुनिया के सबसे मेजर आप कह लें कि गैस सप्लायर बन गए हैं ये दोनों मुल्क मिलकर। सबसे ज्यादा गैस इनके पास है, इन आप कह लें कि जब ये कोलैबोरेशन के अंदर आ गए, तो गैस की जो सप्लाई है ये इनके हाथ के अंदर आ गई है। इससे इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं ओमान, और स्टीव विटकॉफ पहुंचेंगे मॉस्को से होकर, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं। और आखिरी हेडलाइन देखिए, यमन डाउन्स 7 US ड्रोन्स वर्थ $200 मिलियन इन 6 वीक्स। 6 हफ्तों के अंदर $200 मिलियन के सिर्फ ड्रोन्स गिरा दिए गए। ये जनाब इनकी अस्करी कामयाबी है। तो बहरहाल ये हमने बड़ी गैर मामूली इस वक्त की रिपोर्ट्स, और ख़ासकर गजा से जो बैटल लड़ी जा रही है, भूख से शहादतें भी हो रही हैं, बमबारी भी बर्दाश्त हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, आंसू भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी रेजिस्ट किया जा रहा है। तो ये जो इस्लामी दुनिया है और जो मिडल ईस्ट है, ये भी ज़रा जागें और फिल फॉर मुदाखलत करके इसको रुकवाएं। ये बोझ, ये पेन जो बर्दाश्त नहीं हो सकता, फिल फॉर इनको मुदाखलत करनी होगी। और जो इजराइल कर रहा है इसका तो अंजाम होकर रहेगा, और वो ऊपर वाला ही लेगा। उसका वादा है कि जब जब ये दुनिया में तबाही लेकर आएंगे, वो खुद जो है वो आकर इनका हिसाब किताब करेगा। माजी में भी हुआ है इनका हिसाब किताब, इनकी तारीख भरी पड़ी है। तो ये जनाब तफसीलात आपके साथ शेयर की, आपने हाजिर होगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।